शुभ दोपहर। आज का जो टॉपिक रखा गया है, संगीत शिक्षा के माध्यम से ताल एवं वाद्यों के अंतर्गत संगीत को किस तरह से जनमानस में पहुंचाया जाता है, उस पर कुछ बात आपके साथ की जाए। मैं RSVI संस्थान लखनऊ के प्रवक्ता और इस कार्यक्रम के संचालक भाई नागेश पांडे जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस विराट प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं एक अपील अवश्य करना चाहूँगा आप सभी से कि इस संकट काल के समय में, इस महामारी के भीषण संकट के काल में आप सभी अपने संपूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन के प्रति सजग और सुखद रहते हुए अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन करें और संपूर्ण आत्मबल के साथ इस बीमारी पर विजय प्राप्त करने में अपनी अपनी सशक्त भूमिका भी निभाएं। लोगों को जागरूक करने का काम हो, कोई नई बात बताने का काम हो, लोगों तक बीमारी से उपचार संबंधी अनेक उपायों को बांटने का काम हो और साथ ही साथ साफ सफाई, स्वच्छता, वातावरण की शुद्धता इत्यादि के विषय में लोगों को बताने का काम हो। इन सब के रूप में हम सब की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। आवाज पहुंच रही है ना? राष्ट्र की इस श्रृंखला में हम प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इस भीषण बीमारी के काल में भी अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हम संपादित कर सकें, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और शिक्षा की ये मशाल जो RSVI संस्थान जला रहा है, उसकी दिव्य ज्योति दूर दूर तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, सभी को प्राप्त होती रहे, जिससे कि उनका पंथ प्रदर्शन संभव हो सके। मैं अपने टॉपिक पर आज सुनने वाले सभी विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, संस्थान का स्वागत करता हूं। जब हम संगीत की बात करते हैं तो हमारे अंतर्मन से निकली हुई वैचारिक धारा स्वतः ही ध्वन्यांकित रूप में सुमधुर नाद के साथ दूसरे व्यक्तियों के कर्णों के माध्यम से, कानों के माध्यम से उनके अंतर्मन से तक पहुंचने की दिशा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति पर जो सुखद अनुभूति का प्रभाव पड़ता है, वही सबसे बड़ी संगीत की शिक्षा, संगीत की कला, संगीत के ज्ञान की सार्थकता है। आपके करिकुलम में मुझे पता लगा कि संगीत संबंधी भी कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम इस विशेष शिक्षा में भी विद्यार्थियों को रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं कि सामान्य शिक्षा या विशेष शिक्षा के साथ साथ कला हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः।
और तृणम न खादन्यपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। संसार में या समाज में जो भी व्यक्ति साहित्य, संगीत या कला से विहीन हैं, या कला में रुचि नहीं रखते, संगीत में रुचि नहीं रखते, साहित्य में रुचि नहीं रखते, या उसे सुनते नहीं, या वो साहित्य को पढ़ते नहीं, संगीत को समझते नहीं, कला के पारखी नहीं हैं, तो वे मनुष्य रूपी साक्षात पशु के समान इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। पर परमेश्वर का प्रभाव है कि वे मनुष्य रूपी पशु भी इस विशिष्ट वसुंधरा पर अपना जीवन सफलतापूर्वक जीते हुए अपना समय काट लेते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कला, संगीत और साहित्य हम सबके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। अपने निश्चित समय के अंतर्गत मुझे संगीत के संबंध में 2-3 मुख्य बिंदुओं पर बात करनी है। तो जिसका मैं प्रारंभ सबसे पहले करता हूं कि संगीत किसे कहते हैं, व्हाट मीन्स म्यूजिक। आप सभी सुन रहे होंगे मेरी आवाज को? जी सर। संगीत के माध्यम से जब हम अपनी बात को रख रहे हैं तो उसमें कहा गया है, एक संस्कृत की उक्ति है कि गीत वाद्य व नृत्यम च त्रय संगीत मुच्यते। अर्थात गीत यानी गायन, वाद्य यानी वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समुचित समावेश को संगीत कहते हैं। जो लोग नोट करने के इच्छुक हों वो नोट भी कर सकते हैं। परिभाषा की दृष्टि से गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों के अंतर्गत सम्मिलित कलाओं के समावेश को हम संगीत की संज्ञा दे सकते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब आगे इसके बढ़ते हैं हम। इसका विषय क्षेत्र है। किसी भी टॉपिक पे जब हम चलते हैं तो परिभाषा के साथ उसका स्कोप आता है। तो विषय क्षेत्र के बोध में जब हम बात करते हैं गायन की, तो उसमें गायन के अंतर्गत आता है आपका शास्त्रीय संगीत। सबसे पहले गायन में आता है शास्त्रीय संगीत, उसके बाद आता है सुगम संगीत, उसके बाद आता है फिल्मी गीत, उसके बाद आता है लोक संगीत, उसके बाद आता है भक्ति संगीत, उसके बाद आता है क्षेत्रीय लोकगीत जो इत्यादि आपके होते हैं, वो सब आते हैं। अब हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत क्या होता है। तो शास्त्रीय संगीत संगीत की सबसे प्रथम सीढ़ी है। किसी भी व्यक्ति को जब वह संगीत के मार्ग में आगे बढ़ता है या प्रारंभ करता है सीखना, तो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है। जो नियमित संगीत सीखते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो अलग अलग तमाम कोचिंग संस्थाएं आपको मिल जाएंगी जो कि लाइट म्यूजिक सिखाते हैं, कोई बजाना सिखाता है, कोई गीत गाना सिखाता है, या कोई आपको नृत्य में डांस सिखाता है। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है वो सबसे पहला सोपान है संगीत का। उसके बिना संगीत संबंधी और जो ज्ञान है आपका वो उससे संपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो शास्त्रीय संगीत में मैं शॉर्ट में करता चलूँगा। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें हम कहते हैं छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल। कई बार आप रेडियो पर सुनते होंगे, जब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आते हैं तो उसमें बताते हैं कि अब आप सुनेंगे इनकी आवाज़ में 3 ताल में निबद्ध छोटा ख्याल इस राग में। तो छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी, तराना, ये सब शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ हैं। इनके माध्यम से तो किसी को छोटा ख्याल गाने की विशेषज्ञता रहती है, बड़ा ख्याल गाने की विशेषज्ञता है, ठुमरी में पारंगत, कोई ध्रुपद अच्छा गाता है। ये सब गायन शैलियाँ हैं। जो लोग विस्तृत शिक्षा प्राप्त करते हैं संगीत की, उन्हें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती। तो ये तो रहा आपका शास्त्रीय संगीत। एक बार पुनः दोहरा लें
शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपका छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी एवं तराना इत्यादि गायन शैलियां शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है आपका सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत की एक सबसे बड़ी कहना चाहिए कि विशेषता यह है कि वो बड़ा नियमित होता है। उसमें आपको जो उसके मार्गदर्शन है, जो उसके नियम हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। उनसे हट नहीं सकते आप, उनसे बंधे हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं राग की परिभाषा बताऊं आपको। राग में कहते हैं कि कम से कम 5 या अधिक से अधिक 7 स्वरों से मिलकर सजी हुई कोई भी साहित्यिक पद्य रचना जो गेय हो अर्थात गाने योग्य हो और सुनने वाले के मन को मनोरंजन के साथ साथ मधुरता या रंजकता प्रदान करती है, उसे हम राग कहते हैं। इसमें बड़े कानून नियम हैं। राग है तो 5 स्वर होने ही चाहिए या 7 होने चाहिए। 6 होगा तो चलेगा, 4 वाला नहीं चलेगा, 3 वाला नहीं चलेगा, 8 वाला नहीं चलेगा। कम से कम 5 या अधिक से अधिक 7। एक उदाहरण मैंने दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें, जिनको कठोरता से पालन करना पड़ता है हम सबको। अब बारी आती है सुगम संगीत की। सुगम संगीत के अंतर्गत वे रचनाएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें हम भजन, गजल या नॉन फिल्मी गीत कह सकते हैं। उन्हें गाया जाता है ताल के साथ। वो तबला होता है या ढोलक होती है, हारमोनियम का वाद्य हो सकता है, सितार हो सकता है, संतूर हो सकता है, सिंथेसाइजर, ये सब चीज़ें कुछ भी हो सकता है। उसके साथ संगत करते हुए हम ये रचनाएं गाते हैं, उसे हम सुगम संगीत कहते हैं। सुगम संगीत में नियमों की कठोरता आवश्यक नहीं है। बाकी लय आपको आनी चाहिए, ताल आपको आनी चाहिए, अभी मैं उसकी बात करूंगा आगे। स्वर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ये जरूरी है। तो ये तो हो गया सुगम संगीत। फिर उसके बाद आता है आपका भक्ति संगीत। भक्ति संगीत के अंतर्गत आपकी रामचरितमानस की चौपाइयाँ हो सकती हैं, कबीर के, रहीम के दोहे हो सकते हैं, नीति के, भक्ति के, सूरदास जी के पद हो सकते हैं, मीरा जी के पद हो सकते हैं, अनूप जलोटा जो भजन सम्राट कहे जाते हैं, उनके भजन बहुत सुंदर होते हैं। इस तरह की चीज़ें आपकी भक्ति संगीत में आती हैं। लोक संगीत में क्षेत्रीय लोकगीत आते हैं। वो चाहे पूर्वी लोकगीत हो सकते हैं, बुंदेली लोकगीत हो सकते हैं, अवधी लोकगीत हो सकते हैं, भोजपुरी लोकगीत हो सकते हैं, रोहिली लोकगीत हो सकते हैं, गढ़वाली लोकगीत हो सकते हैं, कुमाऊनी लोकगीत हो सकते हैं, हरियाणी गीत, पंजाबी गीत इत्यादि, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग क्षेत्रीय गीत। तो ये तो हुआ आपका गायन। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, भक्ति संगीत और लोक संगीत, ये 4 चीजें मुख्य होती हैं गायन के अंतर्गत। आवाज मिल रही है मेरी ना? यस सर, यस सर। हाँ, स्पष्ट आवाज आ रही भाई साहब। हाँ, आवाज। तो गायन के बाद बारी आती है वादन की। अब वादन में हम क्या करते हैं, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि वादन संगीत की द्वितीय महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इसके माध्यम से हम लय संबंधी कार्य करते हैं। जब गायन और वादन का दोनों का समावेश होता है तो इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है। तो वादन में हम अनेक प्रकार के वाद्य इस्तेमाल करते हैं, जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गई, नाल हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, सरोद है, वायलिन है, बांसुरी है, ठीक है, शहनाई है, और भी बहुत सारे वाद्य जितने आपको मालूम हो वो सब वादन के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो वादन हुआ। तीसरी चीज आती है नृत्य की। नृत्य की जो होता है वो कलात्मक एवं आकर्षित शारीरिक प्रदर्शन को हम नृत्य कहते हैं।
लयबद्ध ढंग से कलापूर्ण एवं आकर्षक शारीरिक अंगों के प्रदर्शन को नृत्य कहा जा सकता है। ये मेरी अपनी परिभाषाएं हैं, कहीं पर लिखी हुई नहीं मिलती आमतौर पर। हम नृत्य में क्या देखते हैं? किसी भी तरह का कोई डांस कर रहा हो, कथक कर रहा हो, भरतनाट्यम कर रहा हो, कुचिपुड़ी कर रहा हो, भांगड़ा कर रहा हो, डांडिया कर रहा हो, तो इन सब नृत्य में हम लोग क्या करते हैं? उसके शारीरिक अंग संचालन की ही प्रासंगिकता को देखते हैं। और कौन नर्तक या नृत्यांगना अपने शारीरिक अंगों को किस तरह से, हेलो, हाँ जरा एक लेक्चर ले रहा हूँ, बाद में बात होगी। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारा भी बता देता हूँ। ठीक 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 ठीक, यार ये तो बड़ा गड़बड़। सुनो, एक नंबर दे रहा हूँ यार, उस पर लिंक भेजो, या तो मैं एक लेक्चर में हूँ दरअसल, बड़ा दिक्कत हो गई यार। मैं तुमसे अभी एक जो है उस एक नंबर में दे रहा हूँ, उस पर व्हाट्सएप कर दो ना लिंक, संदीप। तो इस तरह से आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यस सर। तो नृत्य में हम कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, झाऊ, गरबा, डांडिया, भांगड़ा इत्यादि अनेक प्रकार के नृत्य जो है करते हैं। तो आपको गायन मैंने बताया, वादन बताया और नृत्य बताया। इस तरीके से सारी चीजें जो है हम करते हैं। नागेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सुन रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। हेलो जी। तब तक जरा इनको आप लोग आप जो है डील करिए, मुझे 2 मिनट का अवसर दीजिए, जरा सा थोड़ा गैप चाहूंगा 2 मिनट का। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल आप कंडक्ट करिए इन लोगों को थोड़ा। कोई बात है, कोई हाँ, बात 2 मिनट का मैं गैप चाहूंगा जी, जरा आवश्यक काम है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आज सर को विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए शायद अभी 2 मिनट उधर उनका समय 4 के बाद है, लेकिन अब वहां थोड़ा कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसा सर वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे हम लोगों को, प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने हमें बताया कि संगीत एक ऐसी कला है, संगीत वह माध्यम है जो हमें समुचित रूप में मनुष्यता के स्वरूप को प्रदान करती। उन्होंने एक संस्कृत का एक दोहा आपके सामने रखा और मर्यादा की दृष्टि से अंतिम पक्ष का अर्थ नहीं बताया। उसका अंतिम पक्ष का जो अर्थ है वो हम स्पष्ट कर दें आपको, है कठोर लेकिन जो सत्य है सो है। वो कहता यह है, उस श्लोक का अर्थ, उस सिद्धांत का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संगीत नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में रस नहीं है, ताल नहीं है, छंद नहीं है, आनंद बोध नहीं है एवं स्वरों में खोने की आसक्ति व्यवस्था नहीं है, ऐसा व्यक्ति बिना सींग पूछ के सिर्फ और सिर्फ पशु हो सकता है। वह व्यक्ति कहलाने लायक या व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वह तो साक्षात बिना सींग पूछ का पशु है। और आप देखते होंगे, आपको लाखों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता होगा जो कहता हो कि किसी न किसी भाव में उसे संगीत न पसंद हो। पसंद होता है,
कई लोगों को आपने देखा होगा, वे किसी को खुश करके रस लेते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वे किसी को नाखुश करके रस लेते हैं। पड़ोसी से हमेशा झगड़ा फना रहे, यही रस है। कई लोग हैं दूसरे की मदद करके रस लेते हैं। कई लोग हैं दूसरे को प्रताड़ित करके रस लेते हैं। जब आप या हम अध्ययन अध्यापन काल में हुआ करते थे तो एक संस्मरण आता है, कभी कभी आपने देखा होगा, बसें जो डिग्री कॉलेजों से होकर गुजरती हैं, उसमें आवश्यक और अनावश्यक रूप से विद्यार्थी कहीं न कहीं की यात्राएं, किलो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की यात्राएं करते रहते। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी सहसा, यह उनके रस है, कोई मतलब उदंडता नहीं, रस का भाव है। वो करते क्या है, जिस सीट पे बैठे हैं और अगली कोई सीट खाली है, अगर उनके कॉलेज का कोई लड़का दिख गया या जिससे वो मौज लेना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, वो दिख गया, तो उससे पहले उस सीट पे जाके बैठ जाएंगे जहां वो बैठने को चलेगा। फिर अगर वो इनकी सीट की तरफ चला तो अगले को इशारे से वहां बैठा देंगे। अब उनका रस इस बात में है कि अगला बैठ न पाए। तो कहने का तात्पर्य, ये रस प्राप्त करने की जो स्थितियां हैं, संगीतमय परिस्थिति में और ज्ञानमय परिस्थिति में, जैसे हम जैसे अध्यापक, आप जैसे अध्यापक, हम लोग रस कहाँ प्राप्त करते हैं? हमारे रस का माध्यम क्या होता है? हम लोगों के रस का माध्यम होता है क्लास में पढ़ाने को मिल जाए। हम लोगों के रस का माध्यम होता है कि बस किसी न किसी रूप में विद्यार्थी सामने हो और हम उनसे इंटरेक्ट करें। आपको भी यही होता हो। जो मूलतः हृदयगत भावों से अध्यापक होता है, वह इस बात को कभी नहीं सोचता कि बहुत जल्दी छुट्टी हो जाए स्कूल की या क्लास में उपस्थित न होना पड़े। वो ये सोचता है कितनी अधिक क्लासें मिल जाए, क्योंकि उसको इसी में रस है। और यही रस विद्यार्थी के विकास का एक साधन बन जाता है। तो के ही शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये है कि संगीत वह माध्यम है जो हमें एक संपूर्ण मानव बनाता है तथा संपूर्णता के साथ हमें सौंदर्यबोध एवं ज्ञान बोध को भी भरता है। तो श्री प्रदीप जी जाकर कह दीजिए सर डिस्टर्बेंस हो रही है। अरे जाकर बता दीजिए। डिस्टर्बेंस नहीं है बेटा, प्रदीप जी फिर से जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उधर थोड़ी की तरफ आवाज है, कोई बात नहीं, अब वो आगे से होल्ड करेंगे। प्रदीप जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करें। ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। प्रदीप जी, हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही। जी जी, डिस्टरबेंस के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जी नो प्रॉब्लम तो सर। हम अभी तक नृत्य पर बात कर रहे थे, नृत्य हो गया था जी। नृत्य में मैंने बताया आपको कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, गरबा, डांडिया, झाऊ, भांगड़ा इत्यादि नृत्य के अंतर्गत आते हैं। अब आती है बारी, गायन हो गया, वादन हो गया, नृत्य हो गया। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संगीत आखिर संचालित कैसे होता है। तो संगीत को संचालित करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें बहुत आवश्यक हैं, जिनकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। एक लय और दूसरा ताल। जब तक हमें ताल और लय दोनों की जानकारी संपूर्ण रूप से नहीं होगी, तब तक हम संगीत के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो मैं शॉर्ट में लय को भी परिभाषित कर देता हूँ। लय जो है, किसी भी समान चाल को लय कहते हैं। जीवन में लय हमेशा रहती है। हमारे चलने फिरने की गति, उठने बैठने का काम,
बोलने का संप्रेषण की गति या किसी चीज को ठोकने पीटने का क्रम, ये सब लय है। लेकिन इनका नियम क्या है? आमतौर पर हम इस नियम का ध्यान नहीं देते। इस नियम की प्रासंगिकता सही रूप से अगर लागू होती है तो वो संगीत में होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी समान चाल को हम लय कहते हैं। जो नियमतः दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए संचालित होती है, वो लय है। लय 3 प्रकार की होती है। लय में क्या है? विलंबित लय, ये सबसे बहुत धीमी लय होती है। मध्य लय, वो थोड़ी सी अधिक तेज होती है, धीमी से थोड़ी सी तेज होती है, या इसे बीच की लय भी कहते हैं। और द्रुत लय, ये बहुत तेज लय होती है। ये 3 प्रकार की लय हैं। इन्हीं तीनों प्रकार की लयों के अंतर्गत हमारा गायन वादन संचालित होता है। लय का ज्ञान गायन और वादन दोनों को होना चाहिए। एक कलाकार को भी लय का ज्ञान आवश्यक है और वादक को भी लय आवश्यक है। अब आ गया ताल। ताल संगीत में मंत्र की दृष्टि से या वादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ताल समय मापने का साधन या पैमाना है। ताल के ही माध्यम से संगीत नियंत्रित किया जाता है या समय समय पर उसकी लय को परिवर्तित किया जाता है। जब हम किसी भी गायक के साथ संगत करते हैं तो ताल का बहुत बड़ा उपयोग रहता है। और ताल तरह की होती है, वो अलग होती है। एक 3 ताल होती है। तौर पे ताल बड़ी प्रचलित ताल होती है, मात्राएं हो। बहुत नहीं जाएंगे तो मैं मुख्य चीज से आपको तो एक होती है मात्रा की ताल होती है, मात्रा ताल होती है मात्रा। ताल होती हैं और तालों के हर एक बोल होते हम खेलते हैं। तो मैं ताल के आपको चाहूंगा। दादरा ताल जो सबसे छोटी ताल मानी गई है संगीत की, लेकिन सबसे बड़ी ताल है। अगर प्रयोग की दृष्टि से देखें तो सुगम संगीत में इस ताल का बोलबाला रहता है। तो इसका जो बोल है दादरा ताल का, वो कुछ इस तरह से है: धा धीना धा तीना। कुछ लोग ये भी कहते हैं धा तीना धा धीना, तरह से। ठीक है। दूसरी ताल मात्रा कहरवा ताल कहते हैं, तो वो है धागे ना ना, ये कहरवा है। ये इसके बोल हैं। ऐसे ही सर प्लीज कहरवा का रिपीट सर। प्रदीप सर, प्रदीप सर आप अपनी तरफ से वीडियो बंद करें। आपका नेटवर्क कंफर्म काम करेगा। ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। वीडियो बंद करें। नेटवर्क का इशू आ रहा है, वीडियो बंद करने पर क्लियर हो जाएगा। जी जी, चलने में आवाज इसीलिए फंस रही है। अच्छा छोटी एक आदमी लेकर दे 55 आदमी काम करें। अब ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ अब आ रही है सर दादरा बता रहे थे। हाँ आ रही आवाज। जी 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 जी। तो थोड़ा बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है आप लोगों को। आप जानते हैं एक विजुअली चैलेंज पर्सन को थोड़ा सा ये सब टेक्निकल काम करने में सहायता कई बार पड़ती है। उस वजह से समय समय पर व्यवधान हो रहा है थोड़ा आपको। तो दादरा ताल में बता रहा था, उसके बोल हैं धा तीना
बोल हैं आगे ना ती ना क दी ना, ठीक है। 3 ताल का बोल मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, बहुत हा आ धिन आ। इस तरह से ये आपका हो गया 3 ताल। तो ये तो आपका हुआ, तालों के विषय में मैंने बता दिया, गायन वादन नृत्य बता दिया, संगीत किसे कहते हैं वो बता दिया। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने का प्रयास करूंगा, तो आप उसे सुनिएगा। आपने वाद्य यंत्र देखे हैं, जो मेरे पास वाद्य यंत्र हैं सौभाग्य से यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसमें हारमोनियम है, हारमोनियम आपने सभी ने देखा होगा। तो वीडियो ऑन अब नहीं करेंगे, नहीं डिस्टर्बेंस होता है बहुत। तबला आपने सभी ने देखा होगा, तो मैं कुछ चीज़ें तबले पे करके बताऊंगा और कुछ चीज़ें आपको हारमोनियम पे करके बताऊंगा। मूलतः मुझे हारमोनियम बजाने की कला या नोटेशन किस तरह से लोग डेवलप करते हैं उस पर बात करने के लिए कहा गया था। तो उन सब चीज़ों के साथ साथ आपने छोटा सा संगीत का स्वरूप भी जाना, परिभाषाएं जानी, वादन जाना, नृत्य जाना, ताल जानी और तालों के बोलों को समझा। 1 घंटे में ये सब चीज़ें बहुत बताना मुश्किल होता है। रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ 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 बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैं हारमोनियम कैसे बजाते हैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप हारमोनियम की कल्पना करिएगा, हारमोनियम सबने देखा है। वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूं अब मैं, इसलिए हारमोनियम को सब लोग महसूस करेंगे। अपने चित्र बनाइए मन में। हम लोग जब बिना आंख वाले लोग कल्पना का चित्र बना लेते हैं, तो आंख वाले लोगों को तो कल्पना का चित्र बनाने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और सबने हारमोनियम को देखा है, सबने सुना है हारमोनियम को। तो इस तरह से देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं चाहता तो इसको थियोरेटिकली भी बता देता आपको, लेकिन क्योंकि वाद्य यंत्र मेरे सामने हैं तो आप सबको उनसे रूबरू भी कराया जाना चाहिए, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आप लोग सहमत हैं इस चीज से? यस सर, ऑफ कोर्स। तो आइए आप शुरू करते हैं। हारमोनियम को देखें, आवाज आ रही है ना? यस सर। यहां मैंने स्केल छेड़ा हुआ है। हारमोनियम का स्केल का नियम होता है, इसमें इन्होंने पूछा कि सप्तक, शुरू करने से पहले एक बात और कर लें हम लोग जल्दी से। दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सप्तक का क्या योगदान है या क्या महत्ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है संगीत में, गाने और बजाने दोनों की दृष्टि से। तो सप्तक की एक परिभाषा है कि हम 7 क्रमानुसार स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। जो लोग नोट करना चाहें कर लें। यहां भी 7 क्रमानुसार स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, जिसमें सा, रे, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर होते हैं। इसके बाद दूसरा सप्तक आ जाता है, वो ऊपर 3 प्रकार हैं। पहला मंद्र सप्तक, जो कि सबसे नीची आवाज में गाया जाता है। इस सप्तक में आमतौर पे जेंट्स लोग जो होते हैं, पुरुष इस सप्तक का प्रयोग करते हैं, उनका गला भारी होता है, तो इस सप्तक में वो लोग गाते हैं। मध्य सप्तक बीच का सप्तक होता है, ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है। और तीसरा है तार सप्तक। तार सप्तक आमतौर पर फीमेल्स जो सिंगर हैं वो प्रयोग करती हैं, उनका जो है तार सप्तक होता है। तो ये तो सप्तक रहते हैं, और हर सप्तक का अपना एक स्थान है कि कौन से स्थान से मंद्र यानी सबसे पहला सप्तक प्रारंभ होगा, कौन से स्थान से मध्य सप्तक यानी दूसरा सप्तक प्रारंभ होगा, और कौन से स्थान तार सप्तक अर्थात सप्तक प्रारंभ होगा। का शुरू कर रहा हूं। हारमोनियम बजाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है, अगर हम नियम से हारमोनियम सीख रहे हैं तो हमें अलंकार आना चाहिए। सामान्य रूप से लोग सरगम भी कहते हैं। अलंकारों का मतलब क्या है कि जो ये सारे गामा पाधा निशा होते हैं, इन्हीं को उलट पुलट कर जब हम गाते बजाते हैं तरह तरह से, भांति भांति प्रकारों से, तो ये अलंकार कहलाता है। जैसे आइए शुरू करते हैं। अलंकार है ये
अब हारमोनियम में सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, उनकी आवाज मिलनी चाहिए। जब तक हारमोनियम के स्वरों पर आपकी आवाज स्थापित नहीं होगी तब तक आप अलंकारों को ना तो गा पाएंगे और ना सही से अपनी आवाज हारमोनियम के साथ मिला पाएंगे, तो वो आपको अपरिपक्वता की श्रेणी में रखेगी। अगर आपको संगीत के क्षेत्र में गायन की दृष्टि से सशक्त बनना है, कलाकार बनना है, तो आपके स्वर बहुत अच्छे सधे होने चाहिए। तभी लोग कहेंगे कि हाँ कोई व्यक्ति गा रहा है तो उसकी आवाज में गजब की कसक है या उसकी ध्वनि बड़ी आकर्षक है, स्वर बड़ा मधुर है। तो देखें स्वर कैसे साधते हैं वो मैं बताता हूं आपको। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हम यहां से ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गए, इसे आरोह कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आएंगे। अब ऊपर से सा नी धा पा मा गा रे सा। ये मैंने पहला अलंकार लिया। आवाज आई आप सबको? यस सर। हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमने आवाज को ऐसे साधते हैं, ऐसे करते हैं, तब हम हारमोनियम सीखने की कला का प्रारंभ करते हैं, ये आप कह सकते हैं। अब इन्हीं हम स्वरों को जब उलट पलट कर जल्दी जल्दी करते हैं, कैसे, थोड़ा ऊंचा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को सुनाई दे। सा, तो देखिए सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा धा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इस तरह से इसको हमने नीचे किया, मतलब जो है दूसरा अलंकार गाया। और अब इसी को और अच्छे से और दूसरी तरह से करेंगे तो देखिएगा अलंकार दूसरा आ जाएगा। सारे सारे गा रे गा मा पा धा नी दा नी सारे सा नी धा नी धा पा मा गा रे सारे सा नी सा। तो इस तरह से ये 1 से लेकर के अमूमन 20 तक अलंकार होते हैं। तो एक अलंकार और अंतिम करता हूं। ऐसे अलंकारों को हम बदल बदल कर जब बजाते हैं और गाते हैं तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा गला अच्छा होता है, दूसरे हमारे स्वर सधते हैं, हारमोनियम के साथ हमारा तालमेल बैठता है, और तीसरे हारमोनियम पर हमारी उंगलियां तेज दौड़ती हैं। जब तक उंगलियां तेज नहीं दौड़ेंगी हारमोनियम पर, तब तक आप हारमोनियम बजाने में निपुण नहीं हो पाएंगे, तब तक आप हारमोनियम को अच्छी तरह से बजा नहीं पाएंगे। तो एक अलंकार और देखें। सारे सारे गा सारे सारे गामा रे गा रे गा रे गा मा पा गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा। जैसे जैसे स्वर चल रहे हैं वैसे वैसे मेरी आवाज भी ऊंची नीची होगी। अब सा नी धा नी धा पा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा। ठीक है, ये होगा अलंकार। सबसे पहले हमें ये सीखना जरूरी होता है। नियमित लेने के लिए, हमको नियमित के लिए आप अलंकारों का बहुत जरूर, अलंकार आपको गाने भी आने चाहिए, अलंकार बोलने भी आने चाहिए, अलंकार आपको बजाने भी आने चाहिए। ये तो बात हुई हारमोनियम के प्रारंभ करने की। अब हम कहते हैं कि हारमोनियम पर लोग गाना बजाते कैसे हैं। तो इन्हीं अलंकारों के स्वरों को जब हम ध्वनि के अनुसार, यानी धुन के अनुसार, मैंने ध्वनि बोला, ध्वनि तो आवाज होती है, लेकिन धुन जो निर्धारित की गई है, बनाई गई है कि कैसे स्वर उसमें लगने चाहिए,
तो धुन के अनुसार किसी भी गाने को स्वरों के साथ ढालते हैं तो हारमोनियम के साथ तालमेल बैठता है, उसी को हारमोनियम बजाने की कला कहते हैं। और जब हम गाने के साथ स्वरों को साधते हैं तो हम उसको नोटेशन कहते हैं। नागेश जी ने कल नोटेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे बताया था टॉपिक में। तो इन्हीं स्वरों को, यानी जो स्वर किसी भी गाने की धुन के अनुकूल होते हैं उन्हें हम नोटेशन कहते हैं। जैसे मैं एक ओम जय जगदीश हरे जो कॉमन धुन उसकी चलती है वो पहले आपको बजा करके ये गा के बताता हूँ, फिर उसके स्वर बताऊंगा आपको कि ये स्वर लगेंगे और ये बोल बजेंगे उसमें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये मैंने इसकी धुन गाई, यानी गीत गाया, आरती गाई। अब इसके स्वर क्या हैं? स्वर देखिएगा, सा 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 नी सा रे गा मा मा पा पा धा पा मा गा रे गा मा गा रे सा नी सा रे सा नी धा रे गा रे सा नी सा। तो ये इसकी नोटेशन हुई, अर्थात जो गाना मैंने गाया, जो धुन मैंने निकाली अपने मुख से, उसको जब हमने स्वरों में ढाला तो ये स्वर निकल करके आए। एक गीत को भी देख लेते हैं शॉर्ट में, जैसे होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ये क्या है? होठों से छू लो तुम की ये धुन है, ये मैंने अभी जो गाई। अब हम इसको स्वर में ढालेंगे तो कैसे आएगा? केवल स्वर बजाएंगे, गा रे सा रे सा नी सा रे सा गा रे सा गा रे सा रे सा नी सा रे सा गा रे सा। ठीक है, ये इसका हुआ स्वर हुआ, अर्थात नोटेशन हुई। तो ऐसे ही हम किसी भी गाने को जब गाते हैं और उसकी निर्धारित धुन के अनुसार हारमोनियम के स्वरों को स्थापित करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम उसको उस गाने की नोटेशन देते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। हेलो, हाँ, सबको सुनाई दे रहा होगा, मैं ये समझता हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ऐसे जी सर, बहुत बढ़िया। टाइम अभी हमारे पास है? टाइम बताएं नागेश जी। अभी 15 मिनट, 15 मिनट सर, 12 मिनट है अभी। 15 मिनट। तो मैं सोचता हूँ तबले वाला पोर्शन ले लेते हैं अब हम। हाँ, उस पार्ट को भी ले लीजिए, जिसमें पूरा पार्ट को भी ले लीजिए। हारमोनियम, जी। तो हारमोनियम को हम लोग ऐसे ही करते हैं। जिसको भी हारमोनियम सीखने के लिए कभी भी आगे बढ़ना हो, मैं प्रत्येक छात्र छात्रा से या किसी भी व्यक्ति से ये जो है विनम्र अनुरोध करूंगा या सलाह सुझाव दूंगा कि वो अलंकारों को सबसे पहले याद करें, अलंकारों को सबसे पहले सीखें और अलंकारों को हारमोनियम पर बजाने की कला का ज्ञान अर्जित करें। साथ ही साथ अपनी आवाज को हारमोनियम के साथ भी साधने का प्रयत्न करें। जिन बच्चों ने या जिन छात्र छात्राओं ने संगीत को सीखा हुआ है या मतलब लिया है, कभी भी कई इंटर कॉलेजेज में संगीत मिलता है, मैं जानता हूँ, जो लड़के लड़कियां इच्छुक होते हैं वो ले लेते हैं, गायन आमतौर पे मिल जाता है उन्हें।
तो गायन में ये शुरुआती चीज़ें बताई जाती हैं, सारे गामा पाधा निसा, बहुत कुछ बताया जाता है। मैंने उसका एक प्रारंभिक स्वरूप आपके सामने रखा। तो मोटी मोटी बात कि जब हम हारमोनियम पर स्वरों को बजाते हैं तो वो अलंकार हो जाता है, और जब हम गाने की धुन के अनुसार स्वरों का प्रयोग करते हैं तो वही स्वर उस गाने की नोटेशन बन जाते हैं। ऐसे ही हम किसी भी गाने का स्वर बजा सकते हैं, किसी भी गाने का स्वर यहाँ निकाल सकते हैं, मिला सकते हैं। जो बच्चे प्रारंभिक रूप से सीखते हैं हम उन्हें स्वर नोटेशन सिखाते हैं। पहले उनको धुन बताते हैं और धुन बताने के बाद उनको स्वरों की नोटेशन गाने के अनुरूप ढाल करके लिखवाते हैं, और फिर छात्राएं या छात्र जो भी हैं उस स्वरों को याद करते हैं और याद करके इस पर बजाते हैं और गाना गुनगुनाते हैं, तो दोनों का मेल हो जाता है। जब स्वर और गीत का मेल हो गया हारमोनियम पर तो आप समझिए कि आपकी कला सार्थक दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए इसका ध्यान रखें और अच्छी तरीके से जब भी मौका मिले, अवसर मिले, आने वाले समय में संगीत की प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि नवीन शिक्षा नीति में संगीत को बहुत ही व्यापक और स्तरीय कला का स्थान मिलने वाला है। तो रोजगार की दृष्टि से भी, मनोरंजन की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी और आत्मसंतुष्टि की भी दृष्टि से भी आपको संगीत की शिक्षा बहुत कामयाब लगेगी, आपको बहुत कुछ देगी। एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं मैं, बहुत से विद्यार्थियों को शायद ना मालूम हो, संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें आपने इंटर कर लिया तो आपको नौकरी मिल सकती है। आप इंटर पढ़ के, अब तो आप इंटर पढ़ के क्लर्क नहीं बन पाएंगे कि उसकी भी योग्यता ग्रेजुएशन हो गई है कई जगह, लेकिन संगीत आपने पढ़ लिया तो आप इंटर अवश्य कर, मतलब जो है टीचर अवश्य बन जाएंगे या बन जाएंगी संगीत के। संगीत का इंटर का बराबर हो, यानी 4th ईयर तक का होता है। अगर आपने गायन में 4th ईयर कर लिया तो आप गायन के शिक्षक हो सकते हैं प्राइमरी लेवल पर। अगर आपने वादन में 4th ईयर कर लिया तो आप तबले के या किसी अन्य वाद्य के शिक्षक प्राइमरी स्तर पर हो सकते हैं। आपको इसके लिए किसी दूसरी कहना चाहिए कि अधिमानी शिक्षा की जरूरत भी नहीं है, उसके बिना भी आप जा सकते हैं। सामान्य शिक्षा में आपका इंटरमीडिएट हो और संगीत में आपने 4th ईयर कर लिया है तो आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं संगीत के टीचर के लिए। वो चाहे KBS हो, वो चाहे आपका नवोदय हो, वो चाहे आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं राजकीय वाले, उनमें अप्लाई करना हो। हमारे विकलांग कल्याण विभाग में तो जरूर डिप्लोमा मांगते हैं ये लोग, इंटरमीडिएट की योग्यता प्लस संगीत प्लस डिप्लोमा, ये तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो लेकिन दूसरी जगह पर अगर आप कहीं जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो आपने संगीत को 4th ईयर तक कर लिया है, 4 साल संगीत की शिक्षा नियमित रूप से ले ली है या प्राइवेट भी सीख लिया है, प्रयाग संगीत समिति है, ग्वालियर है या प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ है, इस तरह के सेंटर बहुत से हैं, उनके माध्यम से आप प्राइवेट भी सीख सकते हैं। और आपने 4 वर्ष अगर इसको प्राप्त कर लिया है शिक्षा को तो आप संगीत के शिक्षक या शिक्षिका नियमित रूप से हो सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या कोताही नहीं है या ना ही कोई मिथ्या है। और कोई भी शिक्षा इंटरमीडिएट के बाद आपको आज नौकरी नहीं दे सकती, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप अपना कुछ कर लीजिए उसके आधार पर, वो अलग बात है, लेकिन रेगुलर जॉब में जाने के लिए अब इंटर की शिक्षा पर्याप्त नहीं है, लेकिन संगीत आपको रेगुलर नौकरी दे सकता है संगीत शिक्षक के रूप में। तो ये तो हारमोनियम की बात रही। अब मैं तबले का पार्ट थोड़ा सा 7-8 मिनट जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसको हम तबले का पार्ट ले लेते हैं। तबले का चित्र आप लोग अपने मन में बनाएं, क्योंकि मैंने कभी भी जो है वीडियो को ऑन नहीं किया है, इसलिए डिस्टर्ब ना हो। तो तबले की परिकल्पना निर्धारित करें अपने मन में, और मैं तबले के बोल किस तरह से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, किस तरह से करते हैं, वो आपके सामने। आवाज आ रही है? यस सर। सर ब्रेक हो रही है, सर ब्रेक हो रही है। हाँ ब्रेक तो थोड़ा बहुत। अब आई? जी सर आ रही है। तो मैंने बताया संगीत के वादन के अंतर्गत तबला, ढोलक, सितार ये सब आते हैं, तो उनमें से मैं एक तबला ले रहा हूँ। प्रारंभिक तौर पे जब हम बच्चों को तबला सिखाते हैं तो उसको 2 बोल बजाना सिखाते हैं तबले पर। तबले का सबसे किनारे का जो भाग होता है, पट्टी आप किनारे पर देखते हैं, तबले का चित्र सोचिए, जिन्होंने तबला देखा हो वो इसको सोचें तबले का चित्र, और वहाँ पर हम उंगली बच्चे से रखवाते हैं और वहाँ से बोल निकलता है।
इस तरह से ये बोल है ना तिन तिन ना, ना तिन तिन ना। प्रारंभिक रूप से हम लोग बच्चों को यही सिखाते हैं बजाना। ये सिंगल तबले के दो भाग होते हैं, आपने देखा होगा, एक छोटा एक बड़ा। तो दाहिने हाथ के पास में छोटा तबला रहता है और बाएं हाथ के सामने बड़ा रहता है। कुछ लोग उल्टा भी बजाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर तबले की शिक्षा दाएं के सामने छोटा भाग और बाएं के सामने बड़ा भाग रखा जाता है, उसके हिसाब से करते हैं हम लोग। तो ये ना तिन तिन ना, ना तिन तिन ना, इस तरह से ये बोल सिखाते हैं बच्चे को। फिर दूसरा बोल तबले पर हम सिखाते हैं बच्चों को। जब ना तिन तिन ना बजा लेते हैं बच्चे, आवाज निकलने लगती है उनकी, तब हम उसको सिखाते हैं टे टे। ये अभी मैं दाएं का ही प्रयोग कर रहा हूं केवल, टे 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 टे, ये बोल सिखाते हैं हम लोग टे टे बजाने का। जब बच्चे इसको बजा लेते हैं, फिर हम बाएं तबले का प्रयोग करते हैं। बायां ये है, इसकी आवाज आपको आ रही होगी। इससे बाएं हाथ से हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये बोल बजवाते हैं। बहुत से बोल ऐसे होते हैं जो संयुक्त रूप से बजते हैं, दोनों का प्रयोग करना पड़ता है उसमें। तो हम दोनों पर जो बोल बजते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये 3 ताल जो मैंने बताया, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तो उसको हम कैसे बजाएंगे? इस तरह से। आवाज मिल रही है ना? सर सर हेलो हेलो सर जी। सर मैं कुछ चाहती हूँ। जी जी पूछे। सर जैसे कि आप तबला बजा के हमें सुना रहे हैं, तो उसमें कुछ फिंगर का भी प्रयोग होता है तबला बजाने में। फिंगर से ही बजता ही है ये, तो फिर सर टोटल फिंगर का ही प्रयोग है। अब क्योंकि मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया है और दोबारा ऑन करना उसे ठीक नहीं है, फिर वो डिस्टर्ब करता है। तबले का प्रयोग उंगलियों से ही संभव है, बिना उंगलियों के रोल के तबला बज ही नहीं सकता। ये टोटल काम उंगलियों से ही हो रहा है, ये हाथ या डंडे से नहीं बज रहा है ये, ठीक है? तो यस सर। दाहिना तबला या बायां तबला या दोनों मिला करके जब भी हम बजाते हैं तो उसका प्रयोग पूरा करते हैं। देखिए ये मैंने 3 ताल बजाया। अभी मैंने आपको दादरा ताल बताई थी 6 मात्रा की, धा कीना धा धीना, वो बजाता हूं। इस तरह से। और जब हम इसको जल्दी जल्दी बजाते हैं तो गाने के साथ इसका प्रयोग अच्छे से हो जाता है। एक ताल मैंने आपको बताई थी कहरवा ताल, कहरवा ताल 8 मात्रा की, धा गे ना ती ना क धी ना, वो कैसे बजेगी वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा। इस तरह से। अब जल्दी से बजाएंगे तो इस तरह से। अब मैं, ये तो आपका हो गया तालों का। 1 मिनट प्रदर्शन करके दिखाता हूं तबले पर, और दोनों हाथों की कला है ये, ठीक है? दोनों हाथों का प्रयोग हो रहा है इसमें। छोटा तबला भी बजेगा और बायां तबला भी। ध्यान से सुनेंगे, देखिए। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग तबले की शिक्षा धीरे धीरे करके बारी बारी से चरणबद्ध तरीके से बच्चों को देते हैं, और आशा करते हैं कि आज का विद्यार्थी कल का एक उज्जवल भविष्य निर्माता संगीत कला के क्षेत्र में बने, जिससे कि बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएं उसकी शिक्षा का, उसकी कला का
लाभ उठा सकें और आने वाली पीढ़ी को इस कला का महत्वपूर्ण पारखी और विद्वान बना करके राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में उसकी भूमिका का उचित योगदान संभव हो सके। आशा है कि मुझे जो अवसर प्रदान किया उस वक्त मैंने भी समय आप लिया, उसमें बीच बीच तकनीकी व्यवधान भी आए, उसके अतिरिक्त मुझसे संभव हुआ या मेरे ज्ञान संबल जो भी के सम्मुख मैंने किया, कि आपने सारी बातों को ध्यान होगा, क्या होगा इस समाज के विषय बनकर भी या से मिलेंगे तो उसे अवश्य आएंगे। हाँ, कि सामान्य शिक्षा या विशेष के साथ संगीत की शिक्षा मानव के विकास एवं समृद्धि के लिए अति आवश्यक अनिवार्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने वह तथ्य बिल्कुल सत्यार्थ कर दिया। वह काट्य तो अनादिकाल से ही था, लेकिन आज आपने इस 1 घंटे के सेशन को इतने सूक्ष्म सेशन में बदल दिया कि अभी ये लग रहा है कि जैसे अभी सेशन प्रारंभ हुआ हो। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसमें जितना अधिक आप या हम डूबते हैं उतना ही अधिक आनंदमय होते हैं। लगता है कि यह किसी भी परिस्थिति में पूर्णता को न जाए। जितना अच्छा सर बजा रहे थे, हारमोनियम हो या तबला हो या कोई और वाद्य यंत्र, जब वह अपनी उत्कृष्टता पे आता है तो श्रोता और वक्ता दोनों को आप देखेंगे, बाँछें खिल जाती हैं, पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है और लगता है कितना बल से और उसको बजाया जाए और कितना उसमें और तल्लीन हो जाया जाए। ये इस बात का द्योतक है कि संगीत ऊर्जा का स्रोत है। संगीत हमारे अंदर जीवनदायी एक विद्युत शक्ति का स्रोत है। अतएव अगर वर्तमान की परिस्थिति में हमें इस कोविड-19 के पेंडेमिक से अपने को बचाना है अथवा इससे उत्पन्न हो रही मानसिक जो समस्याएं हो रही हैं उनसे बचना है, तो एकमात्र रास्ता है कि हम अपने को किसी न किसी माध्यम से संगीत की तरफ मोड़े और संगीत की तरफ ले चल के उसमें रमे, क्योंकि यही हमें आनंद प्रदान करता है और आनंद के साथ साथ एक सुखद जीवन तथा एक सुखद मनुष्यता का स्वरूप प्रदान करता है। तो आज ऐसी दिव्य क्लास प्रस्तुत करने के लिए मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप कुमार गंगवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे कह रहे हैं सर आज की क्लास सुनकर बहुत अच्छा लगा। सर ये क्लास और कितनी देर तक सुनी जा सकती थी? बहुत अच्छा लगा सर। सभी बच्चों की क्लास और जितनी भी क्लासेस चलती हैं बच्चे सब पसंद करते हैं, अध्यापक सब पसंद करते हैं, लेकिन आज एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष भाव और एक विशेष तरंग चल रही थी। प्रदीप जी, मैं आपको सादर यह बात कहना चाहूंगा कि जितने भी श्रोता हैं सभी को ये लग रहा होगा कि ये जो आप वाद्य यंत्र बजा रहे थे अगर एक बार पूर्णता की तरफ बज जाता, जरा एक बार 4 लाइनें इस पे बज जाती, तब तो वाह, फिर तो आनंद ही आ जाता। तो अगर संभव हो तो 4 लाइन की ध्वन्यात्मक दिव्य वाणी आपकी हमारे छात्रों को मिल जाए, तत्पश्चात हम आपके धन्यवाद ज्ञापन की तरफ चलेंगे। प्यारे भाई प्रदीप जी। धन्यवाद पांडे जी, क्योंकि वाद्य मेरे पास 2 हैं या 3 हैं और मैं अकेला प्राणी हूँ, तो संगति के साथ तो करना संभव नहीं है। हारमोनियम के साथ अगर अकेला करूँगा तो आपको हारमोनियम की आवाज़ भी साथ में सुनाई देगी, तो शब्द बिखर जाएंगे, और तबले के साथ करूँगा
तो तबला सुनाई देगा, उसमें फिर लय भटकने के भी चांस रहते हैं। तो अगर ये दो लोग और होते या एक ही व्यक्ति कोई साथ में होता जो कि हमारा कंपोजिशन करता हमारे साथ और सहायता करता, संगति देता, तो उसके साथ सुनाने में आनंद आता। मैं कविता के लिए आप लोगों के बीच में जाना जाता हूँ। संगीत के रूप में तो विद्यार्थी मुझे शायद कम जानते होंगे, या जो RSBI के माध्यम से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर लोग कविता के माध्यम से ज़्यादा जानते हैं। संगीत के माध्यम से मुझे प्रदर्शन करने का उतना कभी अवसर भी नहीं आया, और भी बच्चे करते हैं। तो हमारा मतलब ये भी रहता है कि प्रतिभाएं बंटनी चाहिए, सबको अवसर मिलने चाहिए। तो मेरे पास अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं तो जिनके पास कम है तो उन्हें अपनी उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का प्रथम अवसर दिया जाना चाहिए। तो सामान्य रूप से मैं गायन या वादन की कला से अलग अपने आप को रखता हूँ प्रतिभा प्रदर्शन की दृष्टि से, और कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ाता हूँ। अवसर पड़ने पर मैं गायन, वादन और आपका ये जो है कविता है या गीत है सब करता हूँ। नागेश जी जानते हैं, और भी जो परिचित लोग हैं वो जानते हैं, ये सारी भूमिकाएं मैं अदा करता हूँ और थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ। मैं एक निपुण व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं ये कभी नहीं मानता कि जीवन में कभी कोई इंसान निपुण होता है। जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया कि आपके जीवन में संपूर्णता आ गई है, उसी दिन से आपकी निम्नता का प्रारंभ होने लगता है, आपका स्तर गिरने लगता है। इसलिए ताउम्र सीखिए, इंसान हमेशा सीखता है। तो मैं 2-3 छंद आपके बीच में रख देता हूँ। विद्यार्थी भी मौजूद हैं, और विद्यार्थियों से समाज भी आशा करता है, परिवार भी आशा करता है, राष्ट्र भी आशा करता है, संस्कृति भी आशा करती है, पृथ्वी भी, सब लोग आशा करते हैं कि इनके जो उत्तरदायित्व हैं उसका ये निर्वहन करें, आगे बढ़ें। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें बांटता हूँ, कृपया सुने। हिंदी पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, तो पहले मैं हिंदी की बात कर लूँ, क्योंकि हिंदी 14 दिवस को हमारा हिंदी दिवस 14 तारीख को रहा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उसका विकास उत्तरोत्तर होते रहना चाहिए। आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में आकर के हिंदी बोलने में अपनी निम्नता समझते हैं, हिंदी बोलने में अपनी कहना चाहिए गरिमा को ठेस महसूस करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे। अंग्रेजी विचारों के आदान प्रदान के लिए ज़रूर सीखें। भारत से बाहर आपको जाना पड़ता है या कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो उसकी ज़रूरत है, लेकिन हिंदी हमारे सनातन की राष्ट्रभाषा है, हमारी अपनी वाणी है। भारतेंदु जी बहुत पहले कह गए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अगर आपकी अपनी भाषा की उन्नति नहीं हुई तो आपकी उन्नति की संभावना नहीं है, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए लिखें हिंदी, पढ़ें हिंदी, शिखर उन्नत चढ़े हिंदी। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। लिखें हिंदी, पढ़ें हिंदी, शिखर उन्नत चढ़े हिंदी, विचारों की प्रतिष्ठा में प्रबल संकल्प शक्ति से। लिखें हिंदी, पढ़ें हिंदी, शिखर उन्नत चढ़े हिंदी, सनातन राष्ट्र की प्रमुख भाषा बने हिंदी, सनातन राष्ट्र भारत की प्रमुख भाषा बने हिंदी, विचारों की प्रतिष्ठा में प्रबल संकल्प शक्ति से। विचारों की प्रतिष्ठा में प्रबल संकल्प शक्ति उठ हिंदी, बढ़े हिंदी, लिखें पढ़ें हिंदी। इसलिए हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी से नाम जान, हिंदी की समृद्धि से ही राष्ट्र बनेगा कुशल। हिंदुस्तान के प्रति भूमिका को महसूस करते रहें, अपनी जागृति रखें, उसके विकास में अपने उत्तरदायित्व वहन करते रहें। आइए छोटे छोटे वाले हैं। मिटाने का धरा से तम सरल आयाम शिक्षा है, मिटाने का धरा से तम सरल आयाम शिक्षा है, बनाए साक्षर सक्षम उसी का नाम शिक्षा है। परिश्रम धैर्य संबल साधना संकल्प शक्ति से, परिश्रम धैर्य संबल साधना संकल्प शक्ति से, विजय श्री प्राप्त करने का सफल संग्राम शिक्षा है, विजय श्री प्राप्त करने का
सफल संग्राम शिक्षा है। इसलिए पिलाकर मात ने निज रक्त झुलाया प्यार से पलना, पिलाकर मात ने निज रक्त झुलाया प्यार से पलना, सिखाया है पिता ने धैर्य से हरगिज नहीं टलना, निरंतर ज्ञान के संधान से निज लक्ष्य यात्रा में, निरंतर ज्ञान के संधान से निज लक्ष्य यात्रा में, मिला उपदेश गुरुजन से सदा सदमार्ग पर चलना, मिला उपदेश गुरुजन से सदा सदमार्ग कर चलना। और अंतिम दो छंद कि मैं कहूँ तुम सुनो एक नई बात है, मैं कहूँ नो बात है, हो गया रवि उदय की रात है, हो गया रवि उदय ढल गई रात है, ना समझना अकेला किसी मोड़ पर, ना समझना अकेला किसी मोड़ पर, वो विधाता सदा आपके साथ है, वो विधाता सदा आपके साथ है, साधना सर्जना क्रांति की डोर है, साधना सर्जना क्रांति की डोर है, जो बंधा हो गया सबका सिर मोर है, भूल कर अपने जीवन की कमजोरियां उठ संभल आगे चल अब तेरा दौर है, उठ संभल आगे चल अब तेरा दौर है। और अंत में निज प्रदर्शन से जग के सितारे बनो, निज प्रदर्शन से जग के सितारे बनो, तुम सभी जन की आँखों के तारे बनो, तुम सभी जन की आँखों के तारे बनो, प्राप्त करके सफलता पुनर्वास में, अपने माता पिता के सहारे बनो, तुम अपने माता पिता के सहारे बनो, अपने माता पिता के सहारे बनो। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि आपके द्वारा सोचे गए उद्देश्य संभव है पूरे ना हो, लेकिन उद्देश्य भटकने की कोशिश कभी मत करना या उसकी भूल कभी मत करना, उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना। और अंत में इस अपील के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं नई उम्मीद के सपने सजाता रोज हूँ। आप सब भी ये करें, मैं नई उम्मीद के सपने सजाता रोज हूँ, गीत मस्ती में सुरीले गुनगुनाता रोज हूँ, और राख कर देगी उड़ाकर एक दिन आंधी मगर, राख कर देगी उड़ाकर एक दिन आंधी मगर, रेत पर फिर भी घरौंदे मैं बनाता रोज हूँ, रेत पर फिर भी घरौंदे मैं बनाता रोज हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत हमें लगता है 62 या 63 दिन से पटल चल रहा है, दिव्यता आनंदित हो रही है, आह्लादित हो रही है, ज्ञान श्रृंखला बरस रही है। इस पटल पर ज्ञान की उन्नत श्रृंखलाएं अपना जोर आजमाइश करती रही हैं। हम 120 प्लस विद्वत जनों के भावों को सुनते आए हैं, लेकिन आज जो भाव संगीतमय होकर और आनंदमय होकर, आह्लादित होकर, आंतरिक भाव में मस्ती के साथ बड़े भाई ने रखा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। और इस 62 दिन की समस्त थकी जो थकाई थी या जो कहीं किसी कोने में लग रहा था कि थोड़ा बहुत थकापन आ रहा है, वो सारी चीजें आज दूर हो गई। ऐसे दिव्यत्व मन को, ऐसे दिव्यत्व भाव को अपने बीच पाकर आज हम लोग आह्लादित हैं, आनंदित हैं
और आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं तथा मैं आमंत्रित करूंगा आपके धन्यवाद के लिए TCTVH के वरिष्ठ लेक्चरर बड़े भाई और समय समय पर हमें निर्देशन प्रदान करने वाले तथा समय समय पर उपस्थित रहने वाले बड़े भाई से दीपक कुमार जायसवाल जी को वे आए और सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद नागेश सर। प्रदीप भाई साहब को सादर नमन की कक्षा वास्तव में जैसा नागेश सर ने कहा बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार। अभूतपूर्व रही सर, अभूतपूर्व। और बहुत कम ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि श्रोतागण प्रारंभ से जितने जुड़े अंत तक वो संख्या मेंटेन रहती है। और ये इस कार्यक्रम की विशेषता रही सर, ये आपकी वाणी का प्रभाव है कि श्रोता जो जुड़े वो आपके ही होके रह गए। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि प्रशिक्षण केंद्रों के जो भी छात्र इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो भी शिक्षकगण इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इसका कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम एक अच्छे प्रशिक्षक हो सकते हैं लेकिन एक अच्छे संगीत के अध्यापक नहीं हो सकते, जहां तक प्रशिक्षण केंद्रों की बात हम करें। सर, आपने आज अपने प्रस्तुतिकरण से हमारे छात्रों को जो ज्ञान दिया, मैं तो ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि कई बिंदुओं पर, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है चतुर्थ सेमेस्टर का को करिकुलम एक्टिविटीज, उसमें अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे कठिन पार्ट हम टीचरों को संगीत का ही पार्ट लगता है, क्योंकि वो एक अलग विधा है, अलग विशेषज्ञता है और हमसे अपेक्षा रहती है छात्रों को कि वो सारी चीजें हम लोग अधिगम कराएंगे। और उसमें स्वाभाविक है कि प्रशिक्षण नहीं होता है, हम लोग सतही ज्ञान बच्चों को दे के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया, नागेश सर भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज इस विषय पर उन्होंने किया। और आपको प्रशंसा के रूप में कौन सा शब्द दूं, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कवि कहूं, साहित्यकार कहूं, एक अच्छा विशेष अध्यापक कहूं, एक समाज का मानव संसाधन, समृद्ध मानव संसाधन कहूं, या लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश का नूर कहूं, कुछ शब्द समझ में आ नहीं रहा है कि किससे आपको अलंकृत करूं। सर, निश्चित रूप से आपने आज जो भी बोधगम्यता प्रदान की है हमारे छात्रों को, उसके लिए हम सभी गुरुजन और छात्र दोनों आपके आभारी हैं। जितने सरल और सुव्यवस्थित ढंग से, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी सुन रहा था, नोटेशन वगैरह हम लोगों को भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये हम लोगों को भी नहीं पता था। आपने जितने सरल और सुव्यवस्थित ढंग से इस चीज को आपने अधिगम कराया है बच्चों को, बच्चे भी धन्य हो गए। भूरी भूरी प्रशंसा निश्चित रूप से आपकी कर ही रहे हैं बच्चे, और ये प्रमाण है संख्या बल का। शुरू से अंत तक इस कार्यक्रम में संख्या जुड़ी रही, बच्चे आपको सुनते रहे। निश्चित रूप से आपकी वाणी का प्रभाव है सर। हम बारंबार आपका अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, सादर नमन करते हैं और आभारी हैं कि आपने हमारे इस पटल पर, जिसमें डीएड परिवार के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गुरुजन और बहुत सारे मानव संसाधन, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो या किसी भी पुनर्वास कर्मी के रूप में हो, सारे लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी धैर्यपूर्वक सारी चीजें आपसे सुनी, निश्चित रूप से नया कोई न कोई अधिगम किया होगा। उन सब को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी जुड़े हुए छात्र हमारे, जिन्होंने वास्तव में आज एक नया अनुभूति प्राप्त किया, बहुत सारी नई चीजें जो प्रशिक्षण केंद्रों में मुझे तो लगता है संभवतः नहीं बताई गई होंगी इतनी डीपली, उसका भी आज सभी छात्रों ने अधिगम किया।
धैर्य पूर्वक अनुशासन में रह के, उसके लिए हमारे छात्र भी बधाई के पात्र हैं। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और सभी जितने भी प्रशिक्षण केंद्रों के उत्तर प्रदेश के अंदर एवं बाहर जो भी मानव संसाधन जुड़े, अपने विशेष शिक्षक गण जुड़े, अपनी गरिमामयी उपस्थिति उन्होंने आपने हमारे इस कार्यक्रम में प्रदान की, उनको भी ढेर सारा आभार मैं प्रकट करना चाहता हूं। और बार बार मैं नागेश सर का भी आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम इस माध्यम से कार्यक्रम की रोचकता ऑनलाइन की बनी हुई है। आप सभी लोग गवाह हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम इसी कोरोना अवधि में प्रारंभ हुए और उनको संपन्न भी कर दिया गया, लेकिन अपना कार्यक्रम निरंतर एक कारवां के रूप में जारी है। नित्य दैनिक प्रतिदिन कोई न कोई चीजें, नई नई विषय, नए नए विषय, शिक्षण बिंदु, नए नए वक्तागण इस पटल पर आ रहे हैं और हमारे छात्रों को कुछ न कुछ वो देके जा रहे हैं। तो मैं नागेश सर की तरफ से और अपने सभी छात्रों की तरफ से आदरणीय प्रदीप भाई साहब को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। सर, चूंकि मुख्य वक्ता के रूप में आज हमने बहुत लंबे समय बाद आपका सुना प्रस्तुतिकरण, तो उसी के संबंध में 4 पंक्तियां, बस कवि तो नहीं हूं लेकिन एक शिक्षक हूं, सामान्यतः 4 पंक्तियां आपको समर्पित हैं। आगतम पर स्वागतम, पदभार पर है तालियां, चिर अभिलाषा थी दर्शन की, आज दर्शन पा लिया। मां भारती के लाल सच्चे राष्ट्र के सम्मान है, अंत्योदय का उदय जिनके जीने का अरमान है। श्रम ही जिनकी साधना है, कर्म ही भगवान है, मौत के घर में गुजाया जिंदगी का गान है। श्रृंगार प्रगति नायिका ने आज आपसे पा लिया, आगतम पर स्वागतम, पदभार पर है तालियां। हम अपने छात्रों की तरफ से 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करते हैं। छात्रों की तरफ से, आपके पद चिन्हों पर हम चल सके आशीष दें, हम सबको भी आप सा ही एक प्यारा मीत दें। हीनता अभाव को हरता हुआ संगीत दें, शुद्ध सेवा भावना का सरसराता गीत दें। त्याग करुणा और ममता आज आपसे पा लिया, आगतम पर स्वागतम, पदभार पर है तालियां, चिर अभिलाषा थी दर्शन की, आज दर्शन पा लिया। पुनः प्रदीप भाई साहब को सादर नमन और सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर का, बारंबार धन्यवाद कि आज उन्होंने इतना ओजस्वी संभाषण हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब मैं इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति की घोषणा से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तुषार भाई साहब के सामने इस बात को कहते हुए, प्रदीप भाई साहब के सामने, दीपक भाई साहब के सामने इस बात को कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं हो रहा है। सभी लोग इस बात का पूर्ण समर्थन करेंगे। देखिए, किसी भी परिस्थिति में इसमें जितने छात्र जुड़े हैं, जितने ह्यूमन रिसोर्स जुड़े हैं, सभी से कहना चाहूंगा, किसी भी परिस्थिति में किसी के भी द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो अपनाने की बात है, शॉर्टकट की बात है। अब मुझे ज्यादा स्पष्ट न कहना पड़े, आप सब ज्ञानी हैं। शॉर्टकट की जो बात है, उस बात को कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्थिति में न स्वीकारे। यही शॉर्टकट विशेष शिक्षा का नाश कर रहा है। यही शॉर्टकट आपको नौकरी पाने के लिए अनेकानेक आंदोलन करने के लिए करता है। यही शॉर्टकट हम लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। हम लोगों को, बच्चों को देख करके इतना कष्ट होता है कि हजारों हजार बच्चे पास होते हैं और 400-500 सेलेक्ट होते हैं। 500-700 तो ऐसे होते हैं कि जो न डीएड की परिभाषा बता पाते हैं और न पेपर का नाम बता पाते हैं। ऐसी स्थिति से बचिए। मैं निवेदन करूंगा, आप जितने लोगों तक जाए, जितने हमारे भाई बहन तक जाए, बेटे बेटी तक जाए, सभी को अवेयर करें। इस क्षेत्र में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। जो भी आपसे, मुझसे या किसी और से ये कह रहा हो कि इस डिग्री को प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट है, वह आपके भविष्य को चौपट करने का मार्ग बता रहा है और कुछ नहीं। क्वालिटी एजुकेशन है,
सारे बच्चों को मैं बता दूं, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, जो बच्चा स्किल्ड बेस नहीं होगा, जो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत को नहीं जानता होगा, जो बच्चा निरंतर पठन पाठन नहीं करता होगा, वह सिर्फ अपनी डिग्री का दर्शन करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर अध्यापक बनना है, अगर इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, अगर को उत्कृष्ट मार्ग पे ले चलना है, तो बहुत अच्छा होगा कि 2 साल के इस कोर्स में पूरे मन से, पूरे मनोयोग से आप मेहनत करें और अपने को इतना अच्छा अवसर प्रदान करें जिससे कि आप एक कुशल टीचर और हमें भी गर्व हो। आपको मैं बता दूं, तुषार सर हैं, दीपक भाई साहब तो जान ही रहे हैं, तो प्राथमिक कक्षा से ही साथ में हैं हमारे, जब से ये क्लासें चली हैं। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उसी दिन से दिन रात, चाहे रात में वीडियो बनाने का काम हो, चाहे दिन में प्रयास करने का काम हो, हर उस व्यक्ति से हाथ जोड़े खड़ा हो जिससे हमारे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान। पूरी तरीके से यह संस्था तथा यह परिवार DED का वह विद्यार्थी हित के लिए तैयार है, तो सिर्फ एक ही बात को केंद्र में रखती है, वह है विद्यार्थियों की उन्नति और आपके माँ बाप के गाढ़े कमाई से कमाए हुए एक एक रुपए का हिसाब आपके माँ बाप को मिलना चाहिए। और इसका सहयोग और इसके लिए जो सहयोगित व्यवस्था होगी वो आपके छात्रों के द्वारा ही हम लोगों को मिलती है। तो सभी से, सभी टीचरों से, सभी छात्रों से इस बात का निवेदन रहेगा, अधिक से अच्छी क्लासें प्रदीप भाई साहब जैसे विद्वत्तजन हमारे बीच अपनी बातें रखेंगे। हम निवेदन करके पुनः पुनः आगे भी विद्वत्त जनों को लाते रहेंगे, लेकिन आप पूरे मनोयोग से पठन पाठन में लगिए और जो बनना है वह बन के दिखाइए। शॉर्टकट न चुनिए और न किसी को चुनने के लिए प्रेरित करिए, बल्कि सूचना मिल जाए तो उस पे जितना हो सके अवरोध लगाने की कोशिश करिए। बस मैं यही अपनी वाणी को विराम करूंगा तथा हमारे बड़े भाई तुषार बलेरो सर, जो महाराष्ट्र से जुड़े एक कुशल राजनेता के तौर पर या विशेष शिक्षकों की बातों को रखने वाले के तौर पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज के मुख्य वक्ता प्रदीप भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं महंगी उपस्थिति रखने वाले बड़े भाई दीपक कुमार जायसवाल जी का धन्यवाद करता हूं। CRC पटना से जुड़े हुए प्रदीप भाई साहब तथा NAB अयोध्या से जुड़े हुए हमारे जितने भी विद्वत्त जन, शिक्षक जन एवं लखनऊ के और 5 राज्यों के संस्थानों से जुड़े हुए जितने विद्वत्त जन हैं, सभी को नागेश पांडे RSBI संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी को आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you so much, sir. धन्यवाद सर जी। थँक यू सर. आभारी आहे आपल्या सर्वांचे. थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर्टिफिकेट नहीं, नहीं सर्टिफिकेट नहीं, लाइव क्लास वेबिनार है ये, सर्टिफिकेट नहीं, ज्ञानार्जन। ओके थँक यू. अरे मी पण थँक्यू सर म्हणतात ऊन म्हणलाच